आज हम विशेषण के भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने विशेषण की परिभाषा और उदाहरण के विषय में जाना था। आज देखिए विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अर्थात जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का गुण बताते हैं। जैसे पीले पत्ते, हरी सब्जियां। पत्तों के बारे में बताया जा रहा है पीले, ये है गुणवाचक विशेषण। हरी सब्जियां, सब्जियां कैसी हैं? हरी हैं। अच्छा व्यक्ति, समझदार लड़का। कैसा व्यक्ति? अच्छा व्यक्ति। समझदार लड़का, कैसा लड़का? समझदार लड़का। ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। अब अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखिए क्या होते हैं। ये निश्चित संख्यावाचक भी होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक भी होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक होते हैं 2, 4, 6, 8, ये सब निश्चित संख्याएं हैं। और अनिश्चित संख्या होती हैं कुछ, अधिक, थोड़ा, कम, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है जिनमें माप तौल के विषय में बताया जाता है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। 2 मीटर, राम 2 मीटर कपड़े खरीद कर लाया। 3 दर्जन, उसने 3 दर्जन केले खरीदे। ये परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में जहां सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की सुंदर है या वह लड़की सुंदर है। उस आदमी को बुलाओ, यहाँ पर सर्वनाम विशेषण का कार्य कर रहा है। अगला हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? ये सब हम विकारी शब्द के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा, सर्वनाम के विषय में पढ़ा, विशेषण, और अब क्रिया के विषय में। देखिए क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी काम के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, सोना, आना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया है। जैसे हम कहते हैं राधा गाती है, गाना यहाँ पर क्रिया है। मीता रोती है, रोना क्रिया है। वह चला गया, तुम उठो, उठना क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने चित्र बनाया, उसने नाटक देखा, मैंने सुंदर गुलाब देखा। ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया हमने पढ़ा जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अकर्मक में क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोयल कूकती है, फूल खिलते हैं, रात होती है, बच्चा रोता है, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। इनके लिए इनको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए कि दिए गए वाक्यों में क्या, किसे या किसको लगाकर अगर हम देखें, यदि उत्तर मिलता है, यदि हमें उत्तर मिलता है तब वो सकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, अध्यापक जी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। हमने प्रश्न किया किसे पढ़ा रहे हैं? उत्तर मिला छात्रों को, तो ये क्या है? सकर्मक। अगर हमें उत्तर नहीं मिलता तब ये अकर्मक क्रिया होती। राम ने राधा को कलम दी,
किसको दी? राधा को। इसका ये है सकर्मक क्रिया। अब देखिए द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें दो कर्म होते हैं, उन्हें हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जहां दो कर्म होते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को खीर खिलाई, माँ ने बच्चों को खीर खिलाई। शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ये सब द्विकर्मक क्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कर्म हो रहे हैं। अब उसके बाद है महत्वपूर्ण जो है वो देखिए, प्रधान कर्म होता है और गौण कर्म होता है। प्रधान कर्म क्या है? प्रधान कर्म में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। विभक्ति का अर्थ है कारक चिन्ह। प्रधान कर्म में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता और गौण कर्म में विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमें याद रखना है कि प्रधान कर्म में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। राम आता है, सीता गाती है, ये सब प्रधान कर्म है। गौण कर्म में विभक्ति का प्रयोग होता है। राम ने खाना खाया, सीता ने गाना गाया, ये गौण कर्म है। अब है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? दो धातुओं के मेल से संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे बच्चे हंसने लगे, आकाश में बादल घिर आए, ये संयुक्त क्रिया है। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ प्रत्यय लगाने पर नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे शर्म, शर्माना, बात, बतियाना, अपना, अपनाना, साठ, सठियाना, लाज, लजाना, ये सब नाम धातु क्रियाएं हैं। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जहां कर्ता स्वयं कर्म नहीं करता बल्कि वह दूसरे से करवाता है। जैसे रोना, रुलवाना, सोना, सुलवाना, खाना, खिलवाना, मांगना, मंगवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? एक क्रिया करने के पश्चात दूसरी क्रिया करना। वह खाना खाकर खेलने गया, वह खाना खाकर खेलने गया। साधना गीत गाकर सो गई, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब उसके बाद है अविकारी शब्द। हमने विकारी शब्दों के विषय में पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब हम अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। अविकारी शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी, इधर, उधर, अचानक, ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया का होना, रीतिवाचक का अर्थ है जिसमें क्रिया होती है, विधि होती है, जिसमें क्रिया या विधि होती है, वो रीतिवाचक कहलाती है। जैसे वह तेज दौड़ा, राधा अचानक गिर पड़ी, मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो, ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाला, ये होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह कल आएगा, मीरा अभी